एवरीवन। बच्चों, अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स, उनमें हिस्टन डिजीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पीछे वाले आपको इतनी डीप गहराई में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट वन, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा बताने वाली हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए इसको अच्छे से करना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बच्चों SCQ भी आ जाता है, इसमें से MCQs भी आ जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो व्हाट इज़ हिर्शस्प्रंग डिजीज़, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये होती क्या है। इसमें क्या होता है, आपको पता होगा कि आपके होल GIT ट्रैक में, ठीक है, ये जो आपका पहले एसोफेगस है, फिर उसके बाद आपका स्टमक है, फिर उसके बाद इंटेस्टिन है, और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन एंड ऑल दैट। तो इसके अंदर ना आपके एक ना प्लेक्सस होता है जिसको हम कहते हैं, दो प्लेक्सस होते हैं, मेजनस प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। अब देखो ये लाइनिंग है ना, ऐसे करके सबसे पहले बाहर मिकोज़ा होता है, ठीक है। मिकोज़ा के बाद क्या होता है, सब मिकोज़ा होता है, ठीक है। सब मिकोज़ा के बाद क्या होता है, यहाँ पे मस्कुलैरिस की लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद सिरोज़ा होता है, ऑल दैट, ठीक है। अब हमें इस किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है तो ये सब मिकोज़ा से कंसर्न है, ठीक है। सब मिकोज़ा के अंदर आपके पास दो प्लेक्ससेस होते हैं, ठीक है। एक प्लेक्सस होता है मीजनस और दूसरा होता है माइंटेरिक, ठीक है। ये दोनों प्लेक्ससेस का काम क्या होता है, इन्होंने आपकी जो गट के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं ना, उनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और आपका जो बोलस होता है, फूड का बोलस, वो एसोफेगस से आपके रेक्टम तक अगर जब पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आएँ। और मूवमेंट्स किसके ज़रिए आती हैं, ये आपके दोनों इनकी वजह से, मेजनस और माइंटेरिक प्लेक्सस की वजह से। अच्छा, अब हिर्शस्प्रंग डिजीज़ में क्या होता है कि ये मोस्टली उन्होंने यहाँ पे जो बातें हाईलाइट की, जैसे ये करनी है कि ये 10% केसेस जो है डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, और जो है ना सीरियस न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो 5% के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस में आपने याद क्या रखना है, जस्ट ये कि हिर्शस्प्रंग डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कंजेंटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन भी कहते हैं। बच्चों, मेगाकोलन की ना दो टाइप्स होती हैं। ये जो है वो जो हिर्शस्प्रंग डिजीज़ है, दिस इज़ द कंजेनिटल मेगाकोलन, ठीक है, कंजेंटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन, जबकि एक एक्वायर्ड मेगाकोलन भी होता है। एक्वायर्ड जो होता है ना, ये देखो, ये कंजेनिटल जो है वो उसको हम कह रहे हैं हिर्शस्प्रंग डिजीज़। जो आपका एक्वायर्ड होगा, एक्वायर्ड आपके पैरासाइट की वजह से होता है, उस पैरासाइट को हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्राइपेनोसोमा क्रूजी कहते हैं, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी कहते हैं। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी का क्या काम होता है, उसने ना एक्चुअली वो जो कोलन है, सिर्फ वो जो गट का एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया के अंदर जो है ना कोलन के अंदर वहाँ पे गैंग्लियन का लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो इम्पल्सेस वहाँ पे जा नहीं पाती, और जिसकी वजह से वो वाला पोर्शन जो है ना वो डायलेट कर जाता है, क्योंकि आगे पेरिस्टाल्सिस हो नहीं रही है, तो आगे से कॉन्ट्रैक्शन है और एक पिछले एरिया में पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, तो उसकी वजह से कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड मेगाकोलन, ठीक है। और ये जो कंजेंटल होता है वो हमारे पास कौन सा है, हिर्शस्प्रंग डिजीज़। अच्छा, इसमें ना जो पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया, मीजनस माइंटेरिक प्लेक्सस वाली है, अब आपने बात याद क्या रखनी है, इसका दूसरा नाम, ठीक है, एक डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन, ये केस के अंदर मीजनस माइंटेरिक प्लेक्सस वो एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें कोऑर्डिनेटेड जो है वो जो आपकी क्या कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से ना क्या होता है, कंट्रैक्शन नहीं हो रही, उसकी वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ये नहीं फिजियोलॉजिकली फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उस जगह से प्रॉक्सिमली, उस जगह से पहले हमारे पास कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है, डायलेटेशन होनी शुरू हो जाती है। ये देखो, डायलेटेशन प्रॉक्सिमल टू द अफेक्टेड सेगमेंट वो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिर्शस्प्रंग डिजीज़। उसके अलावा यहाँ पे और ऐसा मुझे कोई नहीं नज़र आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास डिफेक्ट कहाँ पे आता है, कंजेनिटल है ना, तो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल के अंदर डिफेक्ट आता है उनकी माइग्रेशन में। एक्चुअली ये जो माइंटेरिक मीजनस प्लेक्सस है ना, इनके जो ये कहाँ से रहे होते हैं, आपके जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ना, वहाँ से सेल माइग्रेट करके जाते हैं और वो ये प्लेक्सस बना रहे होते हैं। अगर वो उनके माइग्रेशन के अंदर डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से जो है ना ये एब्सेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास चांस है कि 4% सिबलिंग भी उसके इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बस ये एक दो बातें देखने वाली, बस इसमें जो हाईलाइट किया है बस ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में क्या हमने 3-4 बातें जस्ट इसकी देखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन जस्ट आपको पता नहीं चाहिए इसमें एब्सेंस क्या किस चीज़ की है। एक्चुअली आपने याद रखना है, हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, कि इसमें ना एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल होती है, ठीक है, विद इन द इफेक्टेड सेगमेंट। जिस सेगमेंट के अंदर ये हो रहा है ना, उस सेगमेंट में गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होंगे। मेजर बात सिर्फ इसके अंदर यही है, ठीक है। उसके बाद ये कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इसको जब हम स्टेन करते हैं ना, तो गैंग्लियोनिक सेल जो है वो आइडेंटिफाई हमें होते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन पे, ठीक है, क्योंकि
इनके अंदर होता है एसिटाइलकोलिन ट्रांसफेरेज, और अगर नहीं हो रहा है आइडेंटिफाई तो उसका मतलब गैंग्लियन सेल मिसिंग है, हमने इसको आइडेंटिफाई स्टेनिंग के जरिए करना है। उसके बाद ये कि सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट, कौन सा पोर्शन इफेक्ट होता है वो पता नहीं चाहिए, तो रेक्टम होता है, ठीक है, ऑलवेज अफेक्टेड, बट द लेंथ ऑफ एसेंशियल इन्वॉल्व सेगमेंट वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये कि जब जो मैंने आपको चीज़ बता दी है, इन कॉन्ट्रास्ट इन नॉर्मली इनर्वेटेड जो होता है ना प्रॉक्सिमल कोलन, उसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव डायलिटेशन होती है एंड इन टाइम बिकम मैसिवली डिस्टेंडेड, ठीक है। जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ना उससे प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा कि चीज़ों की कलेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेगाकोलन हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा पोर्शन, और ये रप्चर भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो कोलन वॉल जो किसी पॉइंट पर रप्चर कर सकती है, और जो है ना मोस्टली वो सीकम का पॉइंट होता है जहाँ पर वो रप्चर करती है, ठीक है। ये 3-4 बातें जस्ट करने वाली, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन और जो शैलो अल्सर वो भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन ये आगे कुछ भी नहीं करना, ठीक है, छोड़ देना। बस ये 3 बातें जो मैंने हाईलाइट की बस ये। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिनिकल फीचर बंदा प्रेजेंट आपके पास कैसे कर रहा है, तो आपने कहना है कि उसको जो है वो ऑब्वियसली मिकोनियम वगैरह पास नहीं हो रहा, फेलियर टू पास मिकोनियम, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा इनफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, बाइलिस वॉमिटिंग होगी। बच्चों इसमें बाइलिस वॉमिटिंग याद रखनी है, पीछे मैंने आपको बताया था पाइलोरिक वाले में कि उसमें नॉन बाइलिस वॉमिटिंग थी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से पहले थी, इसमें ड्यूडेनम इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसलिए वॉमिटिंग में जो कंटेंट आ रहे थे वो गट के कंटेंट आ रहे थे आपके। लेकिन इसमें क्या है कि ड्यूडेनम के बाद ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे जाके, ठीक है, कोलन में मोस्टली, तो इसलिए जो वॉमिटिंग वगैरह होगी उसके अंदर हमारे पास बाइल भी शामिल होगा, ठीक है, इसलिए ये बात याद रखनी, इसमें बाइलिस वॉमिटिंग। उसके बाद ये कि एक्वायर्ड मेगाकोलन आ जाता है। एक्वायर्ड मेगाकोलन जो है ना वो आपका है कि चागस डिजीज़ में क्या होता है कि ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है, वो आपके गैंग्लियन का लॉस हो जाता है उसकी वजह से। उसके बाद ये कि ऑब्स्ट्रक्शन बाय न्यूप्लाज्म, कोई न्यूप्लाज्म की वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलन भी हो सकता है, ठीक है। और ये कुछ बातें हैं जो इसकी जो हम कह सकते हैं कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो हमने फ़ौरन से इस तरह नहीं जाना कि उसको जेंटल मेगाकोलन है, मे भी उसके अंदर ये कॉजेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा हर्शस्प्रिंग डिजीज़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।